वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे हमारा पर्यावरण क्लास 7th की एनसीईआरटी की। सीटेट के बारे में आपको पहले ही बता दिया था कि जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सब एनसीईआरटी से ही बनते हैं। तो एनसीईआरटी का हमने मिशन लगा रखा है। ये पूरी एनसीईआरटीज़ आपको जो है यूट्यूब चैनल पर फ्री करवाई जाएगी, विदाउट कॉस्ट करवाई जाएगी। साथ में सारे के सारे नोट्स भी आपको फ्री में प्रोवाइड करवाए जाएंगे, इनकी भी कोई कॉस्ट नहीं है। ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाएंगे। आप इन दोनों से कनेक्ट हो सकते हैं। आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं इन पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप ये जो है नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम। यदि आप टेलीग्राम के चैनल से और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसकी दोनों की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं हमारा पर्यावरण अध्याय 1, जिसका नाम है पर्यावरण। ठीक है, तो पर्यावरण की जब बात करेंगे तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि पर्यावरण क्या होता है। तो आपको इसमें समझते हुए भी चलना है बातों को, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ज्योग्राफी में समझने के अलावा समझना ही ज़्यादा बेस्ट है। रटना तो इतिहास तक ही ठीक है, इतिहास में खूब रट लिया। अब हम देखते हैं ज्योग्राफी के बारे में। पर्यावरण की परिभाषा होगी किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति, इन सभी को हम क्या बोलेंगे? पर्यावरण कहेंगे। आगे बात करेंगे कि पर्यावरण कितने प्रकार का होता है। तो पर्यावरण 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा होता है मानवीय पर्यावरण। अब प्राकृतिक पर्यावरण किस किस के से मिलकर बना होता है? तो प्राकृतिक पर्यावरण मिलकर बना होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवीय तथा अजीवीय दोनों की दोनों परिस्थितियों किस में सम्मिलित करते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित करते हैं। आगे बात करें प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें आएंगी? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु। ये सारे के सारे किसके भाग हैं? प्राकृतिक पर्यावरण के। अब प्राकृतिक पर्यावरण में हम कुछ एक परिभाषाएं पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहली परिभाषा आएगी स्थल मंडल की। तो स्थल मंडल में पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपरी ऊपरी भाग को हम क्या बोलेंगे? स्थल मंडल बोलेंगे। यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है? चट्टानें पाई जाती है और बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसे विषम धरातल भी कहाँ पर पाए जाते हैं? स्थल मंडल पे। महाद्वीपों की सतह पर भी क्या पाया जाता है? स्थल मंडल पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे जलमंडल की। जल से पता लग रहा है कि जल से संबंधित है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं, जैसे नदी, झील, समुद्र और महासागर। वायुमंडल, तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। ये अलग से आपके चैप्टर आएगा, उसमें पूरा हम इसको वायुमंडल को पढ़ लेंगे। पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे हुए है। जो हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, उन सभी गैसों को कौन थामे हुए है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल किसको थामे हुए? वायुमंडल को। ठीक है। अब सूर्य की गर्मी और जो हानिकारक किरणें सूर्य से आती है, उन सब से हमारी रक्षा कौन करता है? वायुमंडल। आप लोगों ने पढ़ा होगा ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत भी कहाँ पर है? वायुमंडल में है। तो वो हमारी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। आगे हम बात करेंगे जैवमंडल की। जैवमंडल क्या होता है? पादप एवं जीव जंतुओं से मिलकर जैवमंडल बनता है या सजीव संसार का निर्माण होता है। आगे बात करेंगे जैवमंडल पर। पृथ्वी का ये सबसे संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन संभव बनाते हैं। तो जैवमंडल क्या हो गया? जहाँ पर जीवन संभव है वो जैवमंडल कहलाता है। परितंत्र की बात कर लेते हैं। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक व रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे रहते हैं। तो मतलब क्या हुआ? जो ऐसा तंत्र जिसके भौतिक और रासायनिक, 2 वर्ड याद रखने हैं आपको, एक तो भौतिक, दूसरा रासायनिक कारक। ये दोनों क्या करते हैं? आपस में परस्पर क्रिया करते हैं और उसमें रहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पुराने समय में एक जो है पद्धति चलती थी, उसका नाम था वस्तु विनिमय पद्धति। वस्तु विनिमय पद्धति क्या है? ये वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता।
पुराने ज़माने में प्राचीन काल में क्या हुआ करता था, जो धन का विनिमय उसका वस्तुओं का विनिमय करते थे, एक वस्तु देते थे और दूसरी वस्तु लेते थे। पुराने ज़माने में ये चलता है। आज के ज़माने में वस्तु की जगह वस्तु नहीं देकर धन का उपयोग करते हैं, जो कि हमारे पास में रुपया पैसा है। आगे बात करेंगे हम मानवीय पर्यावरण की। मानवीय पर्यावरण क्या होता है? इसमें मानव की परस्पर क्रियाएं व उनकी गतिविधियों व उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। अब जैसे जैसे इनकी गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे समय के अनुसार क्या होती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। तथा पर्यावरण में भी क्या होगा, जब आवश्यकताएं परिवर्तित होगी तो पर्यावरण में परिवर्तन होगा। जैसे वस्तु विनिमय की पद्धति पुराने ज़माने की थी, आजकल ये वस्तु विनिमय की पद्धति नहीं चलती। परिवहन के साधन पहले कुछ और थे, अब कुछ और आप सूचना क्रांति को जानते ही सूचना क्रांति में हम आगे कितने बढ़ चुके हैं। आगे बात करेंगे प्राकृतिक तथा मानवीय पर्यावरण के बीच में सही संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहना चाहिए तथा उनको उपयोग करना सीखना चाहिए। यदि हम पर्यावरण का सदुपयोग नहीं करेंगे तो पर्यावरण क्या होगा, पूरा पर्यावरण खत्म हो जाएगा और साथ में हमें ही क्या होगा, नुकसान होगा। ये इतना सा था आपके फर्स्ट चैप्टर में। अब हम शुरू करेंगे सेकेंड चैप्टर। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और ये जो नोट्स आप देख रहे हैं, ये नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगला चैप्टर है हमारा पर्यावरण कक्षा 7 की किताब का, उसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। मतलब जो पृथ्वी है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी कैसा ग्रह है? पहली बात तो पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। ये 6th क्लास की एनसीईआरटी में है, वो हम जब कवर करेंगे तो ग्रह उपग्रह वगैरह के बारे में हम वहाँ पे पढ़ लेंगे। तो पृथ्वी क्या है, गतिशील ग्रह है। अब गतिशील ग्रह है तो मतलब क्या हो, उसमें क्या हो रही है, गति हो रही है। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है? तो पृथ्वी कैसी है? प्याज की तरह विभिन्न संकेंद्रीय परत है। मतलब क्या है, प्याज में जिस तरीके से संकेंद्रीय परत होती है, बहुत सारी, आपने प्याज देखा होगा तो उसमें बहुत सारी परतें होती हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी में भी क्या है, परतें हैं। और वो परतें कितनी हैं? टोटल परतें 3 हैं। उनमें से हम पहली की अगर बात करें तो कौन सी है? परपटी। ये कौन सी परत है? सबसे ऊपरी परत जो हमें दिखाई देती है, वो सबसे ऊपरी परत क्या है? परपटी। ये कैसी है? सबसे पतली परत है। महाद्वीपीय सनहती में इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 35 किलोमीटर है। जबकि समुद्री सतह की बात करें तो कितनी है? 5 किलोमीटर। जो ये हमारे पास में परपटी है, ये परपटी किस किस धातु से मिलकर बनी होती है? सिलिका से और एल्यूमिनिया से। कहाँ पर? महाद्वीप की बात कर रहे हैं। महाद्वीपों में ये परत किससे बनी होती है? सिलिका धातु और एल्यूमिनिया से। अब इन दोनों के पहले वर्ण को हमने उठा लिया, सिलिका का C और एल्यूमिनिया का L उठा लिया, तो ये दोनों क्या हो गया? Cl, या फिर हमको क्या बोलेंगे? सियोल। अगर महाद्वीपीय परपटी की बात करेंगे तो क्या कहलाती है? सियोल कहलाती है। अगर हम महासागर की बात करें तो महासागर में ये बनी होती है सिलिका से और मैग्नीशियम से। तो पहला वापस से उठा लेते हैं, C और में, तो क्या कहलाएगा? ये महासागर की C में। तो महासागर से रिलेटेड तो अगर पूछे तो आपका आंसर होगा C में, जबकि महाद्वीप से पूछे तो सियोल। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके नीचे वाली जो परत है उसको बोलते हैं परपटी। ठीक है, परपटी किसके नीचे होती? मेंटल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? मेंटल। और ये किसके नीचे होगी? परपटी के नीचे। और इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 2900 किलोमीटर गहरा है। इसके बाद आती है क्रोड। ठीक है, क्रोड सबसे आंतरिक परत है। त्रिज्या कितनी है इसकी? 3500 किलोमीटर। ये चीज़ें रटने की है, कितने किलोमीटर? 3500 किलोमीटर। इस तरीके से हम बात करें उसकी तो वो 2900 किलोमीटर। अब जो ये क्रोड हमने पढ़ी है, ये क्रोड जैसे हमने परपटी पढ़ी थी, परपटी में सियोल और सी में हमने पढ़ा था, तो इसी तरीके से ये हमारे पास में जो क्रोड है उसमें निकल और लोहा पाया जाता है। निकल और लोहा, और लोहे को हम बोलते हैं फेरस। ठीक है, तो नी तो इससे हमने यहाँ से ले लिया और फे यहाँ से ले लिया, तो क्या बन गई? नी फे। तो पहले क्या बनी थी, दूसरी क्या बनी, तीसरी क्या बनी, आपके सामने है। जैसे कि पहले सिलिका और एल्यूमिनिया था तो सियोल बन गई। इसके बाद में हमने यहाँ पे देखा निकल और लोहा, तो क्या बन गया? नीफे बन गया। केंद्रीय क्रोड का तापमान व दाब क्या होता है? उच्च होता है। केंद्रीय क्रोड का तापमान व दाब क्या होता है? उच्च होता है। ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं है इस नोट्स में, और ये वही क्वेश्चन है जो जनरली सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब कुछ फैक्ट्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पृथ्वी का आयतन केवल 0.5% है। पृथ्वी के आयतन का केवल 0.5% क्या है? परपटी है। और 16% मेंटल है। और 83% हिस्सा क्या है? क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर। किसकी त्रिज्या है? पृथ्वी की, याद कर लेना। विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ पर मिली है? दक्षिण अफ्रीका में। गहराई कितनी है? 4 किलोमीटर के लगभग।
अगर बात करें तो इसमें क्या है, इस खान में खुदाई चल रही है और खोज करते रहते, तो कितनी खुदाई कर चुके हैं, 6 किलोमीटर की खुदाई हो चुकी है। और क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, तेल ढूंढ रहे हैं। इसके बाद में कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ वर्ड्स हैं, उनके मतलब देख लेते हैं। इग्नियस का मतलब होता है अग्नि, सेडिमेंट्री का मतलब होता है स्थिर, और मेटामॉर्फिक का मतलब होता है रूप परिवर्तन। जीवाश्म क्या होता है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। शेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। मतलब लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो मृत पौधे और जीव जंतु दब चुके हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, जीवाश्म बोलेंगे। और इन जीवाश्म से क्या बनता है, जीवाश्म ईंधन बनता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला वगैरह जो बनते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम इनकी जो पृथ्वी के अंदर शेल और खनिज पाए जाते हैं उनके बारे में। शेल क्या होता है, खनिज क्या होता है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कितने प्रकार की शेल होती है, मतलब शेल का मतलब चट्टान होता है। ठीक है, पृथ्वी की परपटी बनाने के वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। तो परिभाषा क्या हुई, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ। परपटी कौन बनाता है, खनिज पदार्थ बनाते हैं। तो किसी भी प्राकृतिक पिंड को, खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। ओके, तो शेल किससे मिलकर बन रही है, खनिज पदार्थों से। और कहाँ पर, पृथ्वी की भूमि की परपटी पर। शेल कितने प्रकार की होती है, टोटल 3 प्रकार की होती है। एक होती है आग्नेय, दूसरी अवसादी, तीसरी कायांतरित। आग्नेय को हम बोलेंगे इग्नियस, जिसका हमने पढ़ा था कि इसका मतलब क्या होता है, आग। अवसादी सेडिमेंट्री, कायांतरित मेटामॉर्फिक। ठीक है, ये तीनों की तीनों शेल या तीनों की तीनों चट्टानें हम अब आगे डिस्कस करेंगे। पहली आती है आग्नेय शेल। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इसे आग्नेय शेल कहते हैं। इसको थोड़ा सा समझो। ज्वालामुखी के बारे में आप जानते होंगे कि जो है पृथ्वी के अंदर से गरम गरम पदार्थ बाहर निकलता है और उसको हम बोलते हैं मैग्मा। और वो मैग्मा जब ऊपर आता है तो वो मैग्मा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। बाहर निकलता है तो ऑब्वियस सी बात है, अपने वातावरण में आके वो क्या हो जाएगा, ठंडा। और वो ठंडा होकर जो ठोस पदार्थ बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, आग्नेय शेल कहते हैं। इसे प्राथमिक शेल भी कहते हैं। किसको, आग्नेय शेल को। सेकंड क्वेश्चन बन गया। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, आग्नेय शेल कितने प्रकार की होती है। वैसे शेल तो होती है 3 प्रकार की, लेकिन आग्नेय शेल कितने प्रकार की होती है। पहली है अंतर्वेदी, दूसरी है बहिर्वेदी। अंतर्वेदी क्या होती है, जो मैग्मा निकला है वो अंदर के अंदर ही रह जाता है, वो बाहर तक नहीं आके पहुंचता। तो अंदर जो रह जाएगा और अंदर ही क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ऐसी शेल को क्या बोलेंगे, अंतर्वेदी शेल कहते हैं। जैसे कि द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैली को क्या बोलेंगे, अंतर्वेदी शेल। मतलब अंदर के अंदर ही मैग्मा क्या हो गया, ठंडा हो गया। दूसरी प्रकार की होती है बहिर्वेदी। बहिर्वेदी में क्या होगा, वो लावा या मैग्मा जो है बाहर आ जाएगा। द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। इस प्रकार से बनी शेल को बहिर्वेदी शेल कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है बेसाल्ट शेल। कौन सी, बेसाल्ट। और बेसाल्ट से कौन सा पठार बना हुआ है, दक्कन का पठार। तो क्वेश्चन आता है दक्कन का पठार किससे बना हुआ है, तो बेसाल्ट से बना हुआ है। आगे दूसरी जो प्रकार की हमारे पास में शेल चट्टान है उसके बारे में बात करेंगे, वो है अवसादी। अवसादी शेल बनती है हमारी इसी शेल से, आग्नेय शेल से ही बनती है। तो किस प्रकार बनती है वो देख लेते हैं। शेलें लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। जो तुमने देखा होगा कहीं पे, जैसे कोई पत्थर है, आपस में 2 पत्थर टकराएंगे तो उनके क्या बन जाता है, मिट्टी बन जाती है। तो इसी तरीके से चट्टानें भी क्या होती है, धीरे धीरे टूट जाती हैं, आपस में टूट के क्या बनाती हैं, अवसाद बनाती है। और इन्हीं अवसादों के जुड़ने से जो शेल बनती है उसे हम अवसादी शेल कहते हैं। जैसे कि ये अदृढ़ अवसाद जो हमने पढ़े हैं अभी, दबकर एवं कठोर होकर शेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शेल को अवसादी शेल कहते हैं। मतलब क्या हुआ, ये जो है पुरानी जो हमने आग्नेय पढ़ी है वो तो बनती है लावा से, और ये किससे बनती है, आग्नेय से टूटकर, आग्नेय चट्टान को टूटकर वापस से क्या बनती है, ये शेल बनती है। वो कौन सी शेल कहलाती है, अवसादी। इसका उदाहरण क्या होगा, उसका तो हमने पढ़ा था कौन सा, बेसाल्ट। और इसका हमें क्या है, बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। बलुआ पत्थर किससे बनता है, रेत के दानों से। मतलब छोटे छोटे रेत के दाने मिलकर बलुआ पत्थर बन जाता है। इसी प्रकार अब बहुत सारे अवसाद मिलकर क्या बना लेते हैं, चट्टान बना लेते हैं। आगे हम बात करेंगे कायांतरित शेल की। कायांतरित शेल क्या, कायांतरित मतलब काया का बदलना। काया मतलब एक जगह से एक तरीके से दूसरे तरीके में परिवर्तन होना, कायांतरित शेल है। आग्नेय तथा अवसादी शेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैली में परिवर्तित हो जाती है, कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि चूना पत्थर का संगमरमर में परिवर्तन। ये किसका उदाहरण हो गया, कायांतरित शेल का। तीनों का उदाहरण आप याद कर लेना। चूना पत्थर का अगर संगमरमर में परिवर्तन हो रहा है तो कौन सा परिवर्तन है, वो कायांतरित शेल का। इन जो शेलों के बारे में हमने पढ़ा है, जो चट्टानों के बारे में पढ़ा है, वो कहाँ उपयोग में आते हैं, सड़कों में, घरों में, इमारतें बनाने में जो पत्थर हम काम में लेते हैं वो किससे निकलते हैं, चट्टानों से ही निकलते हैं।
अब पढ़ेंगे हम शेल चक्र क्या होता है और शेल चक्र किस प्रकार कार्य करता है। शेल चक्र का मतलब है एक शेल का दूसरे में रूपांतरण, एक शेल का दूसरी शेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को शेल चक्र कहते हैं। मतलब आग्नेय का किस में बन गया, आग्नेय का बना, आग्नेय का हमने देखा कि अवसाद हुए, अवसाद से क्या बन गई, अवसाद चट्टान बन गई, उसके बाद में अवसादी से कायांतरित बन गई और कायांतरित से वापस क्या बन जाता है, मैग्मा बन जाता है। अब इसी शेल चक्रों को मैंने इसमें शो कर रखा है। पहले पहले मैग्मा था, मैग्मा ठंडा हुआ तो कौन सी बन गई, आग्नेय, और आग्नेय से कौन सी बन गई, अवसाद, और अवसाद से क्या बन गई, अवसादी चट्टान, और अवसादी चट्टान से क्या बन गई, कायांतरित चट्टान, और कायांतरित वापस से क्या बना देती है, मैग्मा। इसके अलावा हम बात करें अवसाद से डायरेक्ट क्या बन जाता है, मैग्मा बन जाता है। ठीक है, और बात करें आग्नेय से, तो आग्नेय से भी क्या बन जाएगी, कायांतरित डायरेक्ट भी बन सकती है। तो ये सारे के सारे क्या है, शेल चक्र है। आगे हम बात करेंगे लाल किला। लाल किला कौन से पत्थर से बना है, लाल बलुआ पत्थर। अब लाल बलुआ पत्थर कौन से तरह की चट्टान है, कौन से तरह की चट्टान का उदाहरण है, वो आप मुझे बताएंगे लगभग। आगे हम बात करेंगे ताजमहल की। तो ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। अब ये बताइए सफ़ेद संगमरमर किसका उदाहरण है। अब बात करेंगे हम खनिजों की। खनिज क्या होता है भाई, भूप्रपट्टी पे क्या पाए जाते हैं, खनिज, और खनिजों के पिंड क्या कहलाती हैं, चट्टानें कहलाती हैं या शेल कहलाती हैं। तो खनिज क्या है, खनिज के बारे में देख लेते हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म व निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो किस चीज़ का ध्यान रखना है, निश्चित भौतिक गुणधर्म। एक बात याद रखना है, निश्चित भौतिक गुणधर्म और साथ में निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। अगर हम खनिजों की बात करते हैं, ईंधन के रूप में क्या क्या उपयोग होता है, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। ये क्या चीज़ें हैं, यह है जीवाश्म ईंधन। इसके अलावा और भी खनिजों की बात करते हैं, लोहा, एल्यूमिनियम, सोना और यूरेनियम। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। आप आज ही इस वीडियो को 1-2 बार देखें और साथ में जो नोट्स दिए हैं उनसे आपके नोट्स प्रिपेयर करें, या फिर इन्हीं की फ़ोटोकॉपी निकाल कर आप जल्दी से जल्दी इन चैप्टर्स को याद करें। पेंडिंग के लिए नहीं डालना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक और शेयर भी कर दें। और अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके हमें बताएं, हम ज़रूर उस सजेशन पर विचार करेंगे। धन्यवाद।